नमस्कार दोस्तों हम लोग पिछली अध्याय में देखे थे 5.2 का पूरा कर लिए थे। अब देखते हैं दोस्तों वन अपरूपण के कारण के परिणाम। चलिए देखते हैं इसमें जो है हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए अपरूपण जो है देखिए वन अपरूपण जो है स्थानीय एवं वनों के अस्थायी रूप में सफाई करना अथवा उन्हें नष्ट करने का आकलन का किया गया है। वर्तमान में स्थानीय वनोच्छेदित पृथ्वी के भूसतह लगभग 21% भाग बना है। 21% भाग बना है। वर्ल्ड सिस्मोसिस रिसर्च इन विश्व संसाधन अनुसार के अनुरूपण जो है भूमि का उपयोग समस्या की गंभीर समस्याओं की वर्तमान में 1.2 हेक्टेयर है 1.2 हेक्टेयर है। और कहते हैं वनों के वार्षिक रूप में सफाया किया जाता है। इस अपरूपण का लगभग अधिकांश भाग जो है आर्द्र वन एवं उष्णकटिबंधीय जंगलों का होता है। यह पूर्वानुमान किया गया है कि यदि इसी दर से वन का अपरूपण होता रहा तो 25,000 वर्ष 2025 तक अमेजन एवं जेस बेसिन के कुछ संरक्षित वनों में अभयारण्य पार्क के संरक्षित क्षेत्र एवं अतिरिक्त इस तरह के अतिरिक्त जो है 24.39% है। लेकिन आकलन किया गया है कि देश की परिस्थितियों का आर्थिक आवश्यकता पूरी करने के लिए 33% जो है वन को होना आवश्यक है। इस तरह से आप लोग याद रख लीजिएगा 33% जो है वन को रखना अनुचित होता है। इस तरह से आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं तो कहता है वन अपरूपण का कारण क्या क्या कारण हो सकता है। तो पहला है वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, जनसंख्या विस्फोटक, ये सब कारण हो सकता है। वनों में आग, ये सबसे क्वेश्चन पशुओं की चराई। इसी 4 क्वेश्चन में आपका दे देगा अपरूपण का कारण। जनसंख्या विस्फोट देता है आग में वनों में आग, जैसे कि पशुओं की चराई या उसके बाद पीड़क जीवों पर हमला। तो ये नहीं देके कुछ और दे देगा तो आप उसको मार दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। कहता है वन के अपरूपण के परिणाम। कहता है वन आवासों का नष्ट होना, जंतुओं का आश्रय, भोजन एवं वंचित हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे वन वंचित एवं के कारण मृदा अपरदन एवं पादप संश्लेषण द्वारा निमुक्त हो जाना और ऑक्सीजन की कमी, लकड़ी जलाने की पादप द्वारा कार्बन एवं कम यौगिकीकरण एवं कारण प्रदूषण का बढ़ना। कहता है वन उत्पादित उपलब्धता की कमी व पादप एवं जंतुओं की सूक्ष्मजीवी विविधता की कमी। कहता है ईंधन एवं लकड़ी की कमी एवं वन का आसपास रहने वाले व्यक्ति की आमदनी और जीवन की गुणवत्ता में कमी। अधिक व जंगल एवं इस कारण से भूजल के अत्यधिक दोहन से भूजल स्तर में कमी। वनस्पतियों को जलाने में वायु के कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर वृद्धि के कारण भूमंडलीय तापन हो रहा है, जिससे हिमगोप या ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इस कारण तटीय क्षेत्र का जलस्तर बढ़ रहा है। इस तरह से हम लोग देखते हैं रिक्त स्थानों को भरिए और अपना अपना नंबर लेके जा सकते हैं। कहता है भारत की वनांचित क्षेत्रों की भौगोलिक प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पे आपका पहला नंबर क्वेश्चन आ जाएगा 33% है। लेकिन अपनी परिस्थिति आर्थिक जागरूकता को पूरा करने के लिए 24% है यहाँ पे 24.49%। और पारिस्थितिक जागरूकता के क्षेत्रफल के प्रतिशत आवश्यक होना चाहिए 33%। इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। कहता है चलिए खनन के कार्य एवं बांध निर्माण के पर्यावरण एवं वन के जैविक विविधता के प्रभाव। लकड़ी की कटाई, खनन के कार्य एवं बांध बनाना विकासशील देशों की आवश्यकता को पूरा करना एवं अभिन्न अभाग में दुर्भाग्य वन के क्षेत्रों में स्थित जो कि खनिज एवं संसाधन की समृद्धि है। कहता है खनिज आधारित उद्योग, लोहा जैसे इस्पात, एल्युमिनियम, पेट्रोलियम इत्यादि इस प्रकार क्षेत्रों में लगभग 50% अधिक से जलों को उत्पादक लगभग आधे से अधिक जिलों में किया जाता है। तो अनुसूचित एवं 50% खनिज का लगभग जो है अधिक से अधिक किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं सर्वाधिक औसतन एवं इस प्रकार के जिलों में 28% जो है आपका हो सकता है। तो औसतन 20.9% से ज़्यादा सेंटर ऑपरेशंस कहता है एयरमेंटेड 2008 में। नदी घाटियों के तटबंधित अवांछित किए जाते हैं जो हाइड्रेंट एवं पानी बिजली की सिंचाई परियोजना के अंतर्गत विकास की बहुत उपयुक्त होते हैं। अतः संरक्षण एवं विकास के नियंत्रण हितों में लड़ाई की जारी है रहता है। यह
हमें यह समझने की जरूरत एवं दीर्घविधि परिस्थितियों हितों एवं अल्पविधि की आर्थिक हितों के लिए बलिदान बलिदान जो है, चलिए आगे देखते हैं, बलिदान नहीं किया जा सकता है। इस तरह दुर्भाग्यवश एवं अपरूपण होता है यहाँ ये वन जहाँ विकास परियोजना और योजना बनाई जाती है, हजारों जनजातीय जनों को विस्थापित कर सकते हैं और इन योजनाओं का क्रियान्वयन किए जाने पर इनके अपने घर खो देते हैं। कहता है बाढ़, सूखा और भूस्खलन इन क्षेत्रों में ज़्यादा प्रचलित मुद्दे हैं। इन जैव विविधता के रूप में प्राकृतिक उपहार बहुमूल्य भंडारगिरी और इन्हें नष्ट करने से हमें स्पीच को खंड किया जाता है। कहता है बिना जाने ही खो रहे हैं। स्पीच बेहतर आर्थिक एवं महत्वपूर्ण मूल रूप से कहते हैं, लेकिन वह स्वरूप एवं परिणाम स्वरूप इसका अवसर स्पीच भंडारगिरी में कमी लाखों वर्षों से चक्र से उत्पन्न जनजातीय जनसंख्या का अधिकार का प्रभाव, यानी जनसंख्या के का क्या प्रभाव पड़ रहा है इस देशों पे यानी कि प्राकृतिक पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो गरीब के बीच बहुयात एवं प्राकृतिक भरपूर है और जनजातीय गरीब यहाँ की कथन हमारे देश की अधिकांश जनजातीय जनसंख्या की स्थिति का वर्णन करता है। देश के प्रमुख जनजातीय आसपास के संपदा एवं संपन्न वनक्षेत्रित क्षेत्रों में पर्याप्त एवं जनसंख्या के नदियों विभाजन है। तो दावा है कि अन्य जरूरी उत्पादक एवं जनजातीय उपलब्धता कराने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका वन में रहने वाले लोगों की जीवन आर्थिक निभाते हैं। जैसे कि पिछले अनुभाग में बताया गया है कि विकास की क्रियाओं में वजह से बांध निर्माण, खनन एवं खनिज आधारित उद्योगों का स्थापना एवं जनजातीय लोगों के लिए भूमि का हस्तांतरित कर देना। इस तरह से क्या होता है, जनजातीय के कारण जो है जंगलों की कटाई होता है, जंगल बांध बनाया जाता है, इससे किसी के लिए पानी की सिंचाई करने के लिए अच्छी तरह से कहता है यह हस्तांतरित उन लोगों के लिए रोटी की वंचित कर देता है। और जनजातीय लोगों के मुख्यतः प्राकृतिक संसाधन एवं आधारित और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहते हैं। इनकी यह प्राकृतिक संसाधन आधारित एवं अनौपचारिक अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, जो कि कृषि पर दोनों की दूसरी और लकड़ी और वन उत्पादक में औषधि जड़ी बूटियों की खाद एवं पत्तियों पर फल एवं निर्भर करती है। वे छोटी लकड़ी एवं जलने योग्य लकड़ी के वन इकट्ठा करती है। इस वजह से विकास की सीमा उनके कृषि की वन भूमि एवं प्रभावित किया जाता है, जो कि प्राथमिक रूप से रोजी रोटी थे। विकास की प्रक्रिया से उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था को धकेल दिया और बिना किसी तैयारी के यह उनके लिए नया था और कृषि भूमि और वन पूर्णतः निर्भर रहते थे और वे भिन्न परियोजना की जो है वजह खो चुके थे। इन्हें क्षतिपूर्ति एवं मृदा अस्फीति के कारण अब तो अधिकांश सामुदायिक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में रहे हैं। इस चीज से अपचरित थे। ऊपर के बताए गए इस केस में सामान्य संपत्ति संसाधन की क्षतिपूर्ति नहीं की गई है, इसलिए इस समस्या को पता करना जरूरी था। भारत सरकार ने एक अधिनियम संसद के पारित किया और जिसका नाम अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक निवास वन अधिकार स्वीकार अधिनियम 2006 रखा। इसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधि को विरुद्ध आलोचना का पता किया। कहता है अनुसूचित जनजाति अल्प पारंपरिक एवं वन निवासी एवं वन अधिकारी स्वीकार अधिनियम 2006। इस तरह से हम लोग देखेंगे दोस्तों। चलिए वनों की संरक्षण एवं प्रबंधन, यानी कि वन को क्यों जरूरी है संरक्षण प्रबंधन करना। कहता है इमारतें को देखिए, वनों की इमारतें जलाने के लिए लकड़ी एवं वन उत्पादक के लिए वन के अत्यधिक दोहन और पुनर्जनन के पर्याप्त प्रयास नहीं किए जाने के कारण वन तेजी से लुप्त हो जा रहे हैं, मतलब खत्म हो जा रहा है। इससे पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा और उदाहरण के लिए अधिकांश वर्षा वाह जल और लुप्त हो जाएगी और पहाड़ी ढलानों पर आबाद गति से प्रभावित होकर अक्सर बाढ़ का कारण बनता है और उपरित मृदा मात्रा में बह जाने की उर्वरता की कम हो जाती है और फसल की उत्पादक घट जाती है। वन के उपलब्धता एवं परिणाम के कारण हमारी भारत सरकार वे उन वन संरक्षण से अधिक वृक्ष उगाने के लिए एक सख्त वन नीति अपनाई है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारी नीति अपनाई है। चलिए आगे देखते हैं। वैकल्पिक स्रोत में
वैकल्पिक स्रोत करना है कि विकल्पों को प्रोत्साहन देना, जिससे विकल्पों को प्रोत्साहन देना कहता है। ईंधन, वैकल्पिक ईंधन, कागज, खेल सामग्री, पैकिंग, बॉक्सिंग, फर्नीचर एवं इमारतों को डंडे विकल्प की पता लगाना अनिवार्य से वैकल्पिक स्रोत का विकास एवं अनुसंधान किया जा रहा है। कुछ मामलों में प्लास्टिक और मिश्रित इस्तेमाल, इमारती लकड़ी का प्रयोग विस्थापन किया जाता है। इस प्रकार के वन रोपाई क्षेत्र पर वन रोपाई के क्षेत्र में वृद्धि वृद्धि रोपाई के खाली अनुपयुक्त भूमि और व्यर्थ एवं निम्नलिखित वे तकनीक एवं भूमि के विशेष रूप से सड़क के किनारे, रेल पथों के दोनों एवं समोच्च रेखाओं पर कृषि एवं उत्पादक के लिए अनुपयुक्त भूमि पर की जा सकती है। वनों के बाहर क्षेत्रों में वृक्ष की रोपाई से इमारतों की लकड़ी एवं चारे और जलवान एवं लकड़ी के वनों के लिए वनों का दबाव कम होगा। इसके अतिरिक्त वन अपरूपित क्षेत्र का वृक्षारोपण आवश्यक है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कैसे ऐसे वनों के क्षेत्र बढ़ाना है जो कि अस्थायी रूप से इमारती एवं लकड़ी के उत्पादन के लिए संरक्षित है। जैसे दुर्योपयोगी वन उपयोग सबसे गंभीर बांध एवं समृद्ध वनों के विशेष रूप से ऐसे वन की कमी विशेषता के इमारती लकड़ी से बनती है। इसके उत्पादन के लिए अलग अलग रखा गया है। आदि वन की इमारती लकड़ी का उत्पादन के लिए समर्पित एवं दीर्घ विधि समय काल के लिए नहीं होगा तो वन की दीर्घ विधि हितों की देखरेख एवं कई प्रोत्साहन नहीं क्या होगा। कहता है FO 2001 ने पाया कि औद्योगिक देश में मतलब लगभग 89% वन किसी न किसी रूप में किसी प्रबंधक किया जा सकता है, लेकिन विकासशील देशों में सिर्फ लगभग 6% वनों का ही प्रतिबंध हो रहा है, जबकि 30% वन क्षेत्र को अलग रखा जा सकता है। सिर्फ न इमारती लकड़ी आवश्यक है जो कि दीर्घ उपयोगी रूप से पूरा किया जा सकता है, बल्कि इस तरह से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों। कहता है 81%। देखिए 2001 में पाया गया कि देखिए औद्योगिक क्षेत्र देशों में लगभग 21% वनों के किसी न किसी रूप से प्रबंधन किया जा रहा है, लेकिन विकासशील देशों सिर्फ लगभग 6% वनों की प्रबंधक रहा है। लेकिन विकास इस तरह से 20% वन को अलग अलग रखा जा सकता है, जैसे किसी इमारती लकड़ी के लिए आवश्यक दुरुपयोगी रूप से किया जा सकता है, बल्कि संरक्षित एवं सुदृढ़ करने के लिए बफर मंडल एवं जोन भी बनाए जा सकते हैं। इसके वन दीर्घोपयोगी प्रबंध में अपनाने का प्रोत्साहन करने के लिए पारिस्थितिक एवं दुरुपयोगी प्राप्त करने के लिए अर्थ है कि वन के पारिस्थितिक महत्व देना। कहता है वनों को दीर्घ उपयोगी एवं प्रबंधों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन करना, जिसमें कि पारिस्थितिक एवं दीर्घोपयोगी प्राप्त करने के लिए इस तरह से किया जा सकता है। अर्थ एवं पारिस्थितिक महत्व को निम्नीकरण किया जा सकता है। यदि संभव हो तो बेहतर बनाया उसका अर्थ एवं वर्धन एवं जैविक विविधता को कम ना करे और मृदा का अपरदन को नियंत्रण किया जाए। मृदा की उर्वरता विलुप्त न वनों की आस्था और उनके बाहर जल की गुणवत्ता बनी रहे और वनों के अस्थायी एवं जीवन सक्षम सुरक्षा की जानी चाहिए। यद्यपि अकेले पर्यावरण सेवाओं प्रबंधन आर्थिक और सामाजिक रूपी में दीर्घ उपयोगी नहीं है, तब तक नहीं होगा जब तक विकासशील देशों के लिए समृद्धि एवं चरण तक ना पहुंच जाए। वे ऐसा करने के लगता है कि समायोजन करने में सक्षम हो सके और प्रयुक्त भूमि का विशाल एवं क्षेत्र में उसमें निम्नलिखित कम उर्वरकता एवं जिसमें से भूमि को वापस उपजाऊ बनाने के लिए औद्योगिकरण विकास किया जा रहा है, जिसकी प्रमुख प्राथमिक होनी चाहिए। और क्योंकि काटे गए उष्णकटिबंधीय वनों की काफ़ी भाग अंततः कम उर्वरकता वाले निम्नलिखित भूमि को परिवर्तित हो जाएंगे। सूचना बेस पे जैसे आधार नियमित निगरानी के लिए एक विश्वसनीय कार्यविधि एवं विकसित करना। वन क्षेत्र कितना है, यहाँ वहाँ पर कहाँ पर है और कैसी कनसी वनस्पति की जानकारी होना बड़ा सामान्य प्रतीत होता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सबसे मूलभूत जानकारी एवं सदैव उपलब्धता नहीं होती।
किसी बात के मूलभूत जानकारी की सदैव सदैव उपलब्धता नहीं है। किसी वन परिस्थिति एवं तंत्र के उचित प्रबंधन का पहले से समझने के लिए समझने समझना एवं प्रबंधन के संबंध में नहीं है। किसी भी परिस्थिति तंत्र एवं से समझे बिना कि संभव नहीं है। कहता सुदूर वन रिमेटिंग एवं तकनीकी की वन अपरूपण के मुख्य स्थान हॉट स्टॉप चिन्हित करना, व्यवहारिक एवं व्यवहारिक करना एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगरानी एवं प्रयासों की जिम्मेदारी ले सकती है, जिससे तत्कालिक लाभ होंगे। और पहली प्राथमिकता भूमंडल एवं अपरूपण के वनों के लिए अपरूपण वनों की कमी के कारण इस प्रकार का कहता स्थानों को अंदर की निगरानी के सामान्य करने के लिए वित्तीय सहायता की है। कहता है परियोजना के नीतिगत एवं हस्तक्षेप प्रभाव को जानने की है। कहता है वनों में आग लगाने को रोकने के लिए एक प्रभावी तंत्र का कहता है स्थापित करना। इस तरह से कहता है वनों के अधिकृत क्षेत्रों की कटाई एवं निपटाने के लिए कानून की सख्ती एवं लागू करना। इस तरह से कहता है वृक्षों की अधिकतम कटाई एवं निपटाने के लिए अनुचित कानून का सख्ती से कानून करना। कहता है कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी एवं प्रोत्साहन देना। कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी प्रोत्साहन देना। इस तरह से हमारा एक पॉइंट बन जाता है। कहता है ग्रामीण जन के अलावा लकड़ी एवं जीवन की इमारती लकड़ी की आवश्यकता एवं आंशिक रूप से तेजी से वृद्धि करने वाले वृक्षों के गांव में सीमाओं को फुटपाथ, सड़कों के किनारे, रेल पथ एवं किनारे गलियों में तथा नहरों की नदियों के किनारे, खेतों के चारों ओर खाली स्थानों पर उगाकर पूरा कर सकते हैं। सामाजिक एवं वानिकी उपदेश एवं ईंधन के चारों ओर लकड़ी की आवश्यकता एवं अन्य आवश्यकता को पूरा करना। जैसे कि कृषि जो करते हैं उस तरह से चारों खेतों में चारों बगल लगा देना है। उसके बाद आपको सड़क के किनारे लगा देना है वृक्ष को। इस तरह से लगाने से क्या होगा कि आपका वृक्ष सड़क भी बन जाएगा और आपका वन भी संरक्षित रहता है। बहुत सारे सरकार ने इसके लिए योजना भी लाती है। इससे चलते हैं भागीदारी एवं वन का प्रबंधन का अधिकार। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कहता है भागीदारी एवं वन प्रबंधन का अधिकार। वन के नियमित दिलचस्पी रखने वाले सभी पक्षियों एवं उनकी योजना के प्रबंधक एवं लाभ साझेदारी में है। सम्मिलित होना चाहिए कि अधिकार एवं संतुलित सार्वजनिक स्वामित्व के वाले अत्यधिक है। संरक्षित क्षेत्रों के रूप में सामाजिक के हितों में उन्मुख हो सकते हैं। राज्य के सामाजिक प्रबंध में बनाए रखा जा सकता है इसलिए, लेकिन दीर्घ उपयोगी रूप से लकड़ी की इमारतें कटाई अनुमति होनी चाहिए। तभी तक विश्व के अधिकांश उष्णकटिबंधीय राज्य एवं राष्ट्रकूट सम्मिलित है। लेकिन वनों की स्वामित्व के रूप में समुदाय एवं भागीदारी के प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। वन के अपरूपण की जो है समस्या एवं संबोधित करने के लिए भूमि सुधार अनिवार्य है। यद्यपि इन सुधारों को मजबूत करने के लिए किसानों के हित में एक सख्त एवं स्थानांतरित आवश्यक है। कहता है यही कारण है कि मजबूत किसानों के लिए सख्त एवं स्थानित आवश्यक है। यही कारण है मजबूतों को किसान को एक सख्तकरण की आवश्यकता है और यही कारण है कि मानव की निवासियों एवं अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए चाहिए। अक्षुण वर्णों का निर्भर करता है। इसलिए स्थानीय एवं निवासियों की परंपरा एवं कानून के स्थानीय अधिकारों के रूप में पहचान एवं वन की स्वामित्व एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग के संबंधों में पारंपरिक एवं वैधानिक नियमों को कानून के विवादों को संबोधित किया जा सकता है। इसके साथ ही वन एवं संसाधनों के सरकार को संसाधनों को सुरक्षित एवं सुनिश्चित होगा कि इसको ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों ने भारत सरकार को संयुक्त वन प्रोग्राम के कार्यान्वयन के सबसे पहले 1970 में आपको हरियाणा ने क्या किया था, पश्चिम बंगाल के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया था। इस तरह से हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र जेम्स इस तरह से क्या जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों। कहता है 5.1 आपका 5 चैप्टर हो गया लगभग में। कहता है आप चलते हैं कुछ। चलिए तो देखते हैं। देखिए पहला हम बताए थे 24% और 33% इसका आंसर होगा। तो ये उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन जो था बोध टूट का, तो देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। शीर्ष भाग और ऑक्सीजन एवं प्रकाश संश्लेषण। चलिए तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते देखिए दोस्तों,
यही क्वेश्चन ना था आपका जो है पहले क्या बोले थे, तो 24% बोले थे, उसके बाद 33% कहता है आग संघनन के लिए जो है यहाँ पे क्या होगा, आग संघनन के रूप में वनवंशित किसके कारण होता है, यानी कि आपका जो होता है। उसके बाद पौधे वन अपरूपण में ऑक्सीजन द्वारा पौधे कहता है वन अपरूपण से ऑक्सीजन द्वारा पौधे निकालने वाली एवं निमुक्त कमी आती है, जिससे कमी आती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी आती है और ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है। इस तरह से बताए थे आग संघनन की वंचित क्षेत्र में लगने वनों में लगती है, तो आग लगने के कारण क्या होता है, यहाँ पे जो है आपका सबसे पहले होगा कि यहाँ पे आग लगने का कारण जो है वाष्पिक। चलिए देखते हैं दोस्तों। शीर्ष भाग यानी शीर्ष भाग आग लगने का कारण, आग जो कारण है सो ऑक्सीजन और प्रकाश संश्लेषण होगा। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।